बीटा क्षय वह प्रक्रिया है जिसके दौरान एक अस्थायी नाभिक उत्सर्जित करता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन या एक पॉजिट्रॉन। इन दोनों प्रकार के क्षय को कहा जाता है बीटा माइनस और बीटा प्लस क्षय। आइए और अधिक जानते हैं बीटा उत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में। हमारे उद्देश्य है बीटा उत्सर्जन की रेडियो एक्टिव प्रक्रिया को समझना, बीटा कणों के गुणधर्मों का अध्ययन करना। आपने अलग अलग मोटाई के कागजों का इस्तेमाल किया होगा। आप सोच रहे होंगे कि इन कागजों की मोटाई को कैसे नियंत्रित किया जाता है उसका निर्माण करते समय। इसके लिए ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है जिसमें एक रेडियो एक्टिव तत्व रखा जाता है। कागज की एक गतिशील शीट के एक तरफ और दूसरी तरफ विकिरण संसूचक रखा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाला विकिरण कागज की शीट से होकर गुजरता है। ये पाया गया है कि यदि शीट की मोटाई में वृद्धि होती है तो संसूचक में गड़न दर घट जाती है। तब स्वचालित रूप से शीट की मोटाई ज्ञात की जा सकती है। बीटा कणों की अच्छी परास के कारण बीटा उत्सर्जक पतली शीटों की मोटाई की निगरानी करने के लिए एक उपयुक्त स्रोत है। इस बीटा उत्सर्जक नमूने में कई रेडियो एक्टिव परमाणु उपस्थित होते हैं जो यादृच्छिक रूप से क्षयित होते हैं। उनमें से किसी एक अक्षयित परमाणु पर विचार कीजिए। इसमें एक अस्थायी नाभिक होता है जो अंत में विघटित हो जाता है एक बीटा कण उत्सर्जित करके एक न्यूट्रिनो के साथ, और तब एक अलग तत्व के परमाणु का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि नाभिक का स्थायित्व दोनों पर निर्भर करता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या पर। आवर्त सारिणी में अधिकतर स्थायी तत्व होते हैं। प्रत्येक तत्व के स्थायी नाभिक के लिए यदि हम आलेख खींचते हैं न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या का, तो हमें प्राप्त होता है एक स्थायित्व वक्र जो स्थायी नाभिक को दर्शाता है, जबकि सभी तत्वों के रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के अस्थायी नाभिक स्थायी रेखा के ऊपर और नीचे स्थित होते हैं। तत्व जिनकी प्रोटॉन संख्या 83 से कम होती है बीटा क्षय से स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। बीटा क्षय प्रक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं: बीटा माइनस उत्सर्जन, बीटा प्लस उत्सर्जन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। आइए सबसे पहले बीटा माइनस उत्सर्जन को समझते हैं। तत्व जो स्थायित्व रेखा के ऊपर होते हैं बीटा माइनस कण या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हुए विघटित होते हैं। आइए प्लेटिनम के एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक के एक मूल नाभिक पर विचार करते हैं जिसमें 78 प्रोटॉन और 200 न्यूक्लियॉन है। इसके बीटा माइनस क्षय के दौरान एक न्यूट्रॉन परिवर्तित होता है एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रति न्यूट्रिनो में। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है बीटा माइनस कण के रूप में प्रति न्यूट्रिनो के साथ, और प्रोटॉन नाभिक में ही रहता है। इस प्रकार निर्मित सोने की संतति नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या में 1 की कमी हो जाती है और प्रोटॉन संख्या में 1 की वृद्धि होती है, लेकिन इसकी न्यूक्लियॉन संख्या समान बनी रहती है। बीटा प्लस उत्सर्जन अस्थायी नाभिक जो स्थायित्व रेखा के नीचे स्थित है बीटा प्लस क्षय द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। इसे समझने के लिए आइए थैलियम के रेडियो एक्टिव समस्थानिक के मूल नाभिक पर विचार करते हैं, 81 प्रोटॉन और 200 न्यूक्लियॉन वाले। इसके बीटा प्लस क्षय के दौरान एक प्रोटॉन परिवर्तित हो जाता है एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो में। पॉजिट्रॉन न्यूट्रिनो के साथ बीटा प्लस कण के रूप में उत्सर्जित होते हैं और न्यूट्रॉन नाभिक में ही रहता है। इस प्रकार निर्मित पारे के संतति नाभिक में प्रोटॉन संख्या में 1 की कमी हो जाती है और न्यूट्रॉन संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है।
लेकिन इसकी न्यूक्लियॉन संख्या अभी भी वही रहती है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण। इसे समझने के लिए रूबिडियम के रेडियो एक्टिव समस्थानिक के मूल नाभिक पर विचार करते हैं, जिसमें 37 प्रोटॉन और 83 न्यूक्लियॉन है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के दौरान रूबिडियम का एक रेडियो एक्टिव नाभिक एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करता है और परिणाम स्वरूप एक नाभिकीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करके। इस प्रकार निर्मित क्रिप्टन के संतति नाभिक में प्रोटॉन संख्या में 1 की कमी हो जाती है और न्यूट्रॉन संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसकी न्यूक्लियॉन संख्या समान बनी रहती है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण लगभग बीटा प्लस उत्सर्जन के साथ संबंधित है। भारी तत्व 83 से अधिक Z के साथ विघटित होते हैं पॉजिट्रॉन उत्सर्जन या कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण या अल्फा उत्सर्जन द्वारा। बीटा क्षय प्रक्रिया में दोनों आवेश और न्यूक्लियॉन संख्या संरक्षित रहते हैं। उपरोक्त प्रक्रियाओं में बीटा कण नाभिक से उच्च चाल के साथ बाहर निकलते हैं। बीटा कण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कण की तुलना में छोटे और अधिक ऊर्जावान होने के कारण बीटा कणों की परास अधिक होती है और इसलिए किसी माध्यम में इनकी भेदन क्षमता अल्फा कणों की तुलना में अधिक होती है। वे आसानी से कागज के एक टुकड़े से गुजर सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को रोका जा सकता है। 10 मिलीमीटर लकड़ी, 3 मिलीमीटर एल्यूमिनियम, 0.1 मिलीमीटर शीशे से। सारांश। बीटा माइनस उत्सर्जन में एक रेडियो एक्टिव नाभिक स्थायित्व वक्र के ऊपर स्थित इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करके स्थायी बन जाता है। बीटा प्लस उत्सर्जन में एक रेडियो एक्टिव नाभिक स्थायित्व वक्र के नीचे स्थित पॉजिट्रॉन उत्सर्जित करके स्थायी बन जाता है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण के दौरान नाभिक परमाणु इलेक्ट्रॉन में से एक को अवशोषित करता है और स्थायी बन जाता है। बीटा कण उच्च चाल से उत्सर्जित होते हैं और विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होते हैं। इनकी ऊर्जा अधिक होने के कारण बीटा कणों में अल्फा कणों की तुलना में अधिक भेदन क्षमता होती है। अब हम दो भिन्न भिन्न प्रकार के रेडियो एक्टिव उत्सर्जन के बारे में समझ चुके हैं, अल्फा और बीटा। आपकी समझ से तीसरे प्रकार का उत्सर्जन गामा उत्सर्जन किस प्रकार भिन्न होगा? रेडियो एक्टिवता और अन्य के बारे में जानने और सीखने के लिए हमारी आने वाली वीडियो के साथ बने रहिए।